नमस्ते। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर चलने वाले हैं। हम भारत के विशाल और अलग-अलग तरह के भूभागों से होते हुए सीधे ट्रांस हिमालय की उन जमा देने वाली बर्फीली और ऊंची चोटियों तक जाएंगे। ये सफर केवल किताबी बातों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि ये विशाल आकृतियां बनी कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, भारत के भौतिक प्रदेश। दूसरा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तीसरा, ट्रांस हिमालय का परिचय। चौथा, काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां। और अंत में जास्कर और नुब्रा घाटी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भारत के भौतिक प्रदेश। अब जब भी हम भारत के भूगोल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़, राइट? लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। असल में हमारे देश का लगभग 43.2% हिस्सा मैदानी है। इसके बाद 27.7% पठार हैं, 18.6% पहाड़ियां हैं और वो ऊंचे पर्वत जिनके बारे में हम इतना सोचते हैं वो केवल 10.5% हिस्से में ही फैले हैं। तो भले ही पहाड़ हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचते हों, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में मैदानों का ही दबदबा है। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम भारत को मुख्य रूप से 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। ये हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और हमारे द्वीप समूह। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भौतिक रूप से इन सब में सबसे बड़ा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का है, जो सच में इस पूरे उपमहाद्वीप की एक बहुत ही मजबूत नींव की तरह काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यहाँ से हमारा फोकस पहाड़ों पर होगा। कभी सोचा है कि ये इतने विशाल पहाड़ आखिर बने कैसे? इनकी कहानी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। हिमालय वास्तव में बहुत ही नवीन वलित पर्वत हैं, यानी बिल्कुल नए मुड़े हुए पहाड़। टर्शियरी काल में जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं, तो उनके बीच मौजूद टेथिस सागर के तलछट में जबरदस्त दबाव पड़ा और उसमें वलन पड़ने लगा। बस उसी भयानक टकराव और दबाव से दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का जन्म हुआ। यह प्रकृति की अकल्पनीय शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। अब इतने बड़े पर्वत तंत्र को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए भूगोलविदों ने हमारे काम को आसान बनाने के लिए इसे मुख्य रूप से 2 तरीकों से बांटा है। पहला है भौगोलिक विभाजन, जिसमें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल आते हैं, और दूसरा है नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन, जैसे कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। इस तरह से चीजों को बांटकर पढ़ना काफी लॉजिकल हो जाता है। गहराई में जाने से पहले ये स्थानिक समझ होना बहुत जरूरी है कि ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल असल में कहाँ-कहाँ बैठे हैं। एक बार जब हम ये समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, तो हमें ये समझने में आसानी होती है कि अलग-अलग इलाकों का मौसम और उनकी बनावट एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है। तो अब हम सीधे ऊंचाई पर चलते हैं हमारे तीसरे भाग में, ट्रांस हिमालय का परिचय। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। जरा इस इलाके के स्केल की कल्पना कीजिए। ये पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। इसकी औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई करीब 4000 मीटर है। सबसे खास बात यह है कि ये मुख्य हिमालय के रेन शैडो एरिया यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊंचे पहाड़ मानसून को यहीं रोक लेते हैं, इसलिए यहाँ बारिश ना के बराबर होती है और ये इलाका बेहद सूखा रहता है। इस पूरे शुष्क क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां आती हैं। आइए भाग 4 में इन श्रेणियों को करीब से जानते हैं, काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां। काराकोरम रेंज, इसकी ऊंचाई सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहीं पे K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन चोटी मौजूद है। 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूरा का पूरा इलाका विशाल ग्लेशियरों से भरा पड़ा है, जैसे सियाचिन, हिस्पो, बाल्तोरो, बतूरा और ब्याफो। आपको बता दें कि नुब्रा नदी इसी सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली गहराइयों से निकलती है। और हाँ, भारत और चीन को जोड़ने वाला बेहद अहम काराकोरम दर्रा भी यहीं स्थित है। काराकोरम के ठीक दक्षिण में चलेंगे तो आएगी लद्दाख श्रेणी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है, 7788 मीटर ऊंची
और इसे दुनिया की सबसे तीखी ढलान वाली चोटियों में गिना जाता है। तिब्बत में इसी श्रेणी को हम पवित्र कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। मशहूर खारदुंगला दर्रा भी आपको यहीं मिलेगा। इन दोनों विशाल श्रेणियों के बीच में लद्दाख का पठार बसा है। 4800 मीटर की ऊंचाई पर यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये पूरी तरह से एक कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल है, जहां इतनी कड़ाके की ठंड होती है कि यहां जीवन का पनपना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अगर हम यहाँ की पर्वतमालाओं और नदी घाटियों की बनावट को देखें तो काराकोरम, लद्दाख और ज़ास्कर की लाइनें बिल्कुल समानांतर बिछी हुई नजर आती हैं। इन ऊंचे पहाड़ों ने नदियों के बहने के लिए बड़े ही दिलचस्प रास्ते बनाए हैं। शक्तिशाली सिंधु नदी लद्दाख और ज़ास्कर श्रेणियों के बिल्कुल बीच से एक गहरी खाई चीरते हुए बहती है। ये दिखाता है कि नदियां कैसे लाखों सालों में चट्टानों को काटकर अपना रास्ता खुद तय करती हैं। और अब हमारे सफर का आखिरी और 5वां पड़ाव, ज़ास्कर और नुब्रा घाटी। ज़ास्कर श्रेणी की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कामेत है, जो 7,756 मीटर ऊंची है। ये पूरी पर्वतमाला सुरु और कर्णाली नदियों के बीच फंसी हुई है। और जैसा कि हमने अभी बात की, सिंधु नदी ही वो प्राकृतिक बाउंड्री है जो इस ज़ास्कर श्रेणी को लद्दाख श्रेणी से पूरी तरह अलग कर देती है। अब चलते हैं नुब्रा घाटी की ओर। भूगोल के नज़रिए से ये बहुत ही अनोखी जगह है। ये कोई आम घाटी नहीं है, बल्कि एक 3 कोनों वाली या कहें वाय आकार की घाटी है, जो नुब्रा और श्योक नदियों के मिलने से बनती है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बिल्कुल बीच में एक सैंडविच की तरह दबी हुई है, जो इसे एक प्राकृतिक किले जैसा बना देती है। जमीनी स्तर पर नुब्रा घाटी के फैक्ट्स आपको और भी हैरान कर देंगे। सामरिक रूप से देश के लिए बेहद अहम सियाचिन ग्लेशियर इसी घाटी में है। सबसे गजब की बात तो ये है कि इस कठोर, सूखे और जमा देने वाले मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट मजे से घूमते हैं। उन्होंने खुद को इस मुश्किल माहौल में पूरी तरह ढाल लिया है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऐतिहासिक रूप से इस घाटी का पुराना नाम डुमरा है। डुमरा का मतलब होता है फूलों की घाटी। भौगोलिक विश्लेषण में इसी महाकाय पर्वत श्रृंखला के रहस्यों को ऊपर से नीचे तक परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ पत्थरों और बर्फ का कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा भौगोलिक चमत्कार है जिसने पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को गढ़ा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मुख्य हिमालय का एक संक्षिप्त परिचय, फिर वृहद, मध्य और शिवालिक श्रेणियों की बात होगी। उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियों की ओर चलेंगे, फिर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझेंगे और आखिर में बात करेंगे हिमालय की उन प्रमुख दर्रों की जो इन पहाड़ों की असली जीवन रेखाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य हिमालय के परिचय की। वो 2500 किलोमीटर लंबा चाप जो एक विशाल दीवार की तरह खड़ा है। अगर इस पर्वत श्रृंखला को एक बड़े परिदृश्य या मैक्रो स्केल पर देखा जाए तो पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये एक विशाल धनुष या चाप के आकार में फैला है। इसकी कुल लंबाई करीब 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम में, खासकर कश्मीर के आसपास, इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर तक है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं ये अचानक से सिकुड़ने लगता है। अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते चौड़ाई सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाती है। इसी तीव्र ढलान की वजह से पूर्व की तरफ ये पहाड़ मैदानों से एकदम सीधे उठते हुए नजर आते हैं। इन पहाड़ों में एक कमाल की भौगोलिक विषमता भी देखने को मिलती है। मतलब दोनों तरफ का ढलान बिल्कुल एक जैसा नहीं है। उत्तरी ढलान जो तिब्बत की तरफ है वो काफी मंद और अवतल है। यही कारण है कि वहां बर्फ आसानी से टिक जाती है और बड़े बड़े ग्लेशियर बन जाते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट भारत की तरफ वाला दक्षिणी ढलान बहुत ही तीखा और एकदम खड़ा है। और इसी तीखे ढलान के साथ जब मानसूनी हवाएं टकराती हैं तो दक्षिणी हिस्से में घनी और शानदार वनस्पति जन्म लेती है। अब आगे बढ़ते हैं वृहद, मध्य और शिवालिक श्रेणियों की ओर, यानी इन पहाड़ों का क्षैतिज विभाजन। मुख्य हिमालय को अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ये 3 समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे उत्तर में है वृहद हिमालय, जिसे प्यार से हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहता है।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे कि 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट इसी हिमाद्री का हिस्सा है। फिर इसके ठीक दक्षिण में आता है मध्य या लघु हिमालय, और सबसे बाहर या एकदम दक्षिण की तरफ है शिवालिक श्रेणी। बर्फ और चट्टानों के बीच यहाँ एक बेहद दिलचस्प और अनमोल खजाना भी छिपा है, जिसे करेवा कहते हैं। ये असल में प्लिस्टोसिन युग के अवसाद हैं, जो पुराने हिमनदों और झीलों ने कश्मीर घाटी में जमा किए थे। सोचने वाली बात है कि ये करेवा की मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जाफरान किस्म की केसर यहीं उगाई जाती है, बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध। करेवा के बनने की कहानी भी लाखों सालों की एक गजब प्राकृतिक प्रक्रिया है। हुआ क्या कि विशाल वृहद हिमालय और उसके दक्षिण में मौजूद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच जो गहरी घाटियां और झीलें बनी, उन बड़े बड़े गड्ढों में नदियों और हिमनदों ने मलबा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में जब पानी सूख गया या निकल गया, तो जो बेहद उपजाऊ और समतल जमीन पीछे रह गई, वही आज का करेवा है। अब जरा ऊंचाई की तुलना करते हैं। जहां मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है, वहीं सबसे बाहरी शिवालिक श्रेणी काफी नीची है, सिर्फ 900 से 1100 मीटर के आसपास। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच कुछ एकदम समतल, लंबी घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिमी हिमालय में इन घाटियों को दून कहा जाता है। देहरादून का नाम तो सुना ही होगा। और पूर्वी हिस्से में इन्हें द्वार कहा जाता है, जहां चाय के बेहतरीन और हरे भरे बागान पनपते हैं। शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढलानों पर मानसून के दिनों में एक बड़ी खास घटना होती है, जिसे चोज़ कहते हैं। जब अचानक से बहुत भारी बारिश होती है, तो ये अस्थायी जलधाराएं या मौसमी नदियां बन जाती हैं। पंजाब के होशियारपुर और हिमाचल के इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज और शक्तिशाली होता है कि ये शिवालिक के दक्षिणी ढलानों का बहुत ही आक्रामकता से अपर्दन यानी कटाव कर डालती हैं। चलिए अब रुख करते हैं पूर्वी सीमा का, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो पहाड़ों की लंबी कतार फैली है, उसे पूर्वांचल कहते हैं। इसका निर्माण भारतीयों और बर्मा टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से हुआ था। यहाँ की नागा पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी सारामती है और मिजो पहाड़ियों में ब्लू माउंटेन यानी फंगपुई स्थित है। चूंकि ये बंगाल की खाड़ी के बहुत करीब है, तो यहाँ झमाझम बारिश होती है। इसी लगातार बारिश की वजह से यहाँ घने सदाबहार जंगल पाए जाते हैं, जो इसे दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक बनाते हैं। इसके बाद बात आती है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की, और इसमें सिडनी बुराड का वर्गीकरण सबसे अहम है। मशहूर भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड ने हिमालय को समझने का एक एकदम नया नजरिया दुनिया के सामने रखा, नदियों के आधार पर लंबवत या वर्टिकल विभाजन। अभी तक पहाड़ों को सिर्फ क्षैतिज परतों में देखा जा रहा था, लेकिन बुराड ने नदियों को ही प्राकृतिक सीमाओं के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे 4 प्रमुख प्रादेशिक खंडों में बांटा: कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हर खंड 2 बड़ी नदियों के बीच का क्षेत्र है और हर एक की अपनी एक बिल्कुल अलग जलवायु और पहचान है। अब इन आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सिंधु से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर का कश्मीर हिमालय है। इसके बाद सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर में कुमाऊं हिमालय। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच मौजूद नेपाल हिमालय पूरे 800 किलोमीटर लंबा है। जी हाँ, ये हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक खंड है। और अंत में तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय फैला हुआ है। कश्मीर और पंजाब हिमालय वाले हिस्से को अगर थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये पूरी श्रृंखला का सबसे चौड़ा हिस्सा है। चौड़ाई 400 किलोमीटर तक चली जाती है। ज़ांस्कर और पीर पंजाल जैसी बेहद अहम पर्वत श्रेणियां यहीं पर हैं। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी ये हिस्सा बहुत खास है। वैष्णो देवी, चरारे शरीफ और अमरनाथ जैसे पवित्र ऐतिहासिक तीर्थ स्थल इसी भौगोलिक सीमा के अंदर सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल हिमालय पूरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा खंड है। ऊंचाई के मामले में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी जैसी दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटियां इसी नेपाली हिमालय की शान बढ़ाती हैं। ये सच में वो जगह है जहां धरती आसमान से बातें करती है। और अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, हिमालय के प्रमुख दर्रे, चोटियों के बीच की जीवन रेखाएं। हिमालय कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे पार न किया जा सके।
प्रकृति ने इन विशाल पत्थरों के बीच कुछ संकरे रास्ते छोड़ रखे हैं, जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। ये सिर्फ भौगोलिक ढांचे नहीं हैं, बल्कि सदियों से व्यापार, संस्कृति और आज की आधुनिक कनेक्टिविटी की असल जीवन रेखाएं रहे हैं। बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और सबसे उत्तर में मौजूद काराकोरम दर्रा, ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो अलग अलग घाटियों को जोड़ते हैं और भारी बर्फबारी के मौसम में भी संपर्क का इकलौता जरिया बनते हैं। इन दर्रों की कनेक्टिविटी कितनी सटीक है, ये देखिए। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को सीधे गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से मिलाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इंजीनियरिंग का वो बेजोड़ नमूना, जिसे हम जवाहर सुरंग कहते हैं, वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर इसी बनिहाल दर्रे के सीने को चीर कर निकलती है। चलिए इस कड़ी में कुछ और शानदार जानकारियां जोड़ते हैं, जैसे कि शिपकीला दर्रा। इसका निर्माण खुद सतलज नदी ने चट्टानों को काटकर किया है और यहीं से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। और फिर लद्दाख का उमलिंगला दर्रा, 19,300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य पास है। इंसान ने इन दुर्गम बाधाओं पर कैसे जीत हासिल की है, उमलिंगला उसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। दर्रों से बने ये घुमावदार रास्ते, करेवा की वो उपजाऊ मिट्टी और बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियां, इन सब ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र का इतिहास गढ़ा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के इस तेजी से बदलते दौर में, जहां जलवायु परिवर्तन और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये विशाल भौगोलिक दीवारें और प्राचीन जीवन रेखाएं आने वाले समय में हमारे भविष्य को किस तरह एक नया आकार देंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो इस अद्भुत प्राकृतिक सीमा की अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। हम भारत की भूमि के दो सबसे अद्भुत और बिल्कुल विपरीत स्वरूपों की गहराई में उतरने वाले हैं। एक तरफ है उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ मैदान जो भूवैज्ञानिक नजरिए से काफी नए हैं, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय पठार जो इस पूरी जमीन का सबसे प्राचीन और कठोर हिस्सा है। ये एक ऐसा सफर है जो सबसे नई और ताज़ी मिट्टी से शुरू होकर सबसे पुरानी चट्टानों तक जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। तो हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम उत्तर भारत के विशाल मैदानों को देखेंगे, फिर उनके प्रादेशिक विभाजन और भौगोलिक संरचना को समझेंगे। उसके बाद सीधे चलेंगे प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की ओर, और अंत में कुछ प्रमुख भारतीय पठारों की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो हमारे देश का सबसे नया भौतिक प्रदेश है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से देखें तो ये मैदान चतुर्थ कल्प यानी क्वाटरनरी पीरियड में बना था। मतलब धरती के इतने लंबे इतिहास में ये बिल्कुल कल की ही बात है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, यानी एक ऐसा मैदान जिसे पूरी तरह से नदियों ने अपनी बहाकर लाई गई मिट्टी से तैयार किया है। लेकिन आखिर ये क्षेत्र इतना अहम क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। नदियों ने यहाँ जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जमा की है ना, उसकी गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। जरा सोचिए, 2 किलोमीटर गहरी मिट्टी की परत, इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 185 मीटर है, जिसका मतलब है कि ये इलाका एकदम समतल है, ढलान बिल्कुल ना के बराबर है। यही वजह है कि ये कृषि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और इसीलिए यहाँ भारत की सबसे घनी आबादी बसती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस विशाल मैदान को इसके प्रादेशिक आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटकर देखेंगे। सफर की शुरुआत एकदम पश्चिम से करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के ठीक पश्चिम में मौजूद राजस्थान का मैदान अपनी एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। ये आगे आने वाले पूर्व के हरे भरे मैदानों से एकदम जुदा है। यहाँ की सबसे खास नदी है लूनी। इसके अलावा यहाँ सांभर और पचपदरा जैसी कई खारे पानी की झीलें भी हैं। लेकिन यहाँ का जो पूरा का पूरा भूगोल है ना, वो सिर्फ एक चीज से तय होता है, और वो है बारिश। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस मैदान को 2 साफ हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ है राजस्थान बांगर, जहाँ थोड़ी बहुत नमी और अर्धशुष्क हालात हैं, और दूसरी तरफ है मरुस्थली, जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। मतलब पूरी तरह से सूखा और रेगिस्तानी माहौल। अब थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, पंजाब और हरियाणा के मैदानों में। ये पूरा इलाका मुख्य रूप से सतलज नदी के बहाव पर टिका है, और इसका ढलान
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ये इलाका खेती के मामले में एक असली पावर हाउस है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कई दोआब पाए जाते हैं। अब ये दोआब क्या है? दो नदियों के बीच की बेहद उपजाऊ जमीन, जैसे बारी दोआब जो रावी और ब्यास के बीच है, और बिस्त दोआब जो ब्यास और सतलज के बीच है। खैर, पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में कुछ ऊबड़-खाबड़ मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें वहाँ की आम बोलचाल में चो कहा जाता है। यहाँ से और पूर्व की ओर बढ़ें तो हम पहुँचते हैं भारत के दिल में, गंगा के विशाल मैदान में। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ ये देश का सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला मैदानी इलाका है। इस मैदान की पहचान सिर्फ इसके भूगोल से नहीं है, बल्कि इसके गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भी है। अलग-अलग जगहों पर इसे अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पश्चिमी यूपी में रोहिलखंड, लखनऊ के आसपास अवध, उत्तरी बिहार में मिथिला, दक्षिणी बिहार में मगध और बंगाल में रार। ये नाम सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों सालों के मानव इतिहास की गवाही देते हैं। और एकदम पूर्वी छोर पर जाकर मैदानी इलाकों का ये सफ़र ब्रह्मपुत्र के मैदान पर रुकता है। असम में मौजूद ये मैदान काफ़ी संकरा है, मुश्किल से 100 से 150 किलोमीटर चौड़ा। लेकिन चौड़ाई कम होने के बावजूद ये जगह चावल और जूट की खेती के लिए एकदम बेहतरीन है। अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, मैदानों की भौगोलिक संरचना। यानी अगर हम हिमालय से नीचे की तरफ एक क्रॉस सेक्शन देखें तो जमीन कैसी दिखेगी। कभी सोचा है कि जब कोई तेज नदी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती है तो असल में होता क्या है? पहाड़ों से निकलकर समतल जमीन तक आते आते वो अलग अलग तरह के क्षेत्रों का निर्माण करती है। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। पहाड़ के एकदम नीचे जो पहला इलाका आता है उसे कहते हैं भाभर। यहाँ नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ बजरी लेकर आती हैं। मजे की बात यह है कि ये पत्थर इतने बड़े और खोखले होते हैं कि नदी का पानी इनके नीचे से बहने लगता है और नदी सतह से एकदम गायब हो जाती है। लेकिन इसके ठीक आगे आता है तराई क्षेत्र। यहाँ वही गायब हुई नदी अचानक फिर से सतह पर आ जाती है। पानी के ऊपर आने से ये पूरा इलाका दलदली हो जाता है और यही वजह है कि तराई में बेहद घने जंगल और खूब सारे वन्य जीव पनपते हैं। तराई के बाद बारी आती है खेती के लिए सबसे काम की मिट्टियों की, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। यहाँ मिट्टी में कैल्शियम की छोटी छोटी गांठें मिलती हैं, जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं। दूसरी तरफ है खादर, जो एकदम नई ताज़ी जलोढ़ मिट्टी से बना है। बाढ़ का पानी हर साल यहाँ नई उपजाऊ मिट्टी बिछा देता है। वैसे पंजाब में इसे बेट भी कहते हैं। चूंकि ये मिट्टी हर साल ताज़ा होती है, इसलिए खादर क्षेत्र में फसल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की ओर, जो हमारे देश का सबसे पुराना हिस्सा है। युवा और मुलायम मिट्टी वाले मैदानों की तो हमने बात कर ली। अब रुख करते हैं भारत की उस जमीन की तरफ जो सबसे पुरानी, सबसे कठोर और सबसे स्थिर है, यानी प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत के बहुत गहरे हिस्से तक फैला हुआ ये एक विशाल तिकोने आकार का क्षेत्र है और सच कहें तो यही भारत की असली भौगोलिक नींव है। फिर से एक बड़े नंबर पर नजर डालते हैं। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और याद रखिएगा, सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे पुराना भी। तो इसकी इतनी अहमियत क्यों है? दरअसल ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक टुकड़ा है। इसे भूविज्ञान की भाषा में शील्ड कहा जाता है, यानी एक बेहद पुराना और कठोर पठार। टेक्टोनिक रूप से, मतलब धरती की प्लेटों के खिसकने के लिहाज से, ये भारत का सबसे स्थिर और शांत इलाका है। भूकंप यहाँ कम ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये इतना पुराना है, ये खनिजों का खजाना है। भारत की सबसे ज्यादा खनिज संपदा यहीं छुपी है। इसकी औसत ऊंचाई करीब 600 से 900 मीटर के बीच होती है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम इस विशाल प्रायद्वीपीय पठार के कुछ प्रमुख हिस्सों को अलग अलग करके देखेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पठारों में भी कितनी गजब की विविधता है। एक तरफ मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है, जो ज्वालामुखी के लावा से बनी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसी से वो बेहतरीन काली मिट्टी बनती है, जो कपास की खेती के लिए लाजवाब होती है। दूसरी तरफ बुंदेलखंड का पठार है, जहां बेतवा और केन जैसी नदियों ने गहरी घाटियां और खूबसूरत झरने बना दिए हैं।
और जरा दूर पूर्व में देखिए, मेघालय का पठार। इसी पठार की गारो खासी पहाड़ियों में मौसिनराम बसा है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिस पठार का महत्व सबसे ज्यादा है वो है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर, सुवर्ण रेखा और बराकर जैसी अहम नदियां यहीं से होकर गुजरती हैं। दामोदर नदी की घाटी में कोयले के इतने विशाल भंडार हैं कि इस पठार को भारत की रूर घाटी तक कहा जाता है। ये सच में हमारे उद्योगों की रीढ़ है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक संरचना को समझना जरूरी है, मेसा या पाट क्षेत्र। ये ऐसी ऊंची जगहें होती हैं जिनका ऊपरी सिरा मेज की तरह एकदम चपटा और समतल होता है और किनारे बहुत ही तीखे ढलान वाले होते हैं। ये कोई रातों रात नहीं बने, लाखों सालों तक हवा और पानी ने पठार को घिस-घिस कर ऐसा आकार दिया है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 1180 मीटर की ऊंचाई पर बसा नेतरहाट, जिसे प्यार से छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहने वाला है। हम प्रायद्वीपीय पर्वतों से शुरुआत करेंगे, फिर पश्चिमी और पूर्वी घाट, उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती मैदान और आखिर में चलेंगे भारत के खूबसूरत द्वीप समूहों की ओर। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है प्रायद्वीपीय पर्वत और पहाड़ियाँ। आप जरा यहाँ देखिए, उत्तर पश्चिम में जो आप देख रहे हैं वो अरावली पर्वत है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। बिल्कुल, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और इसके ठीक नीचे हैं विंध्याचल पर्वत। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड का काम करते हैं, जो उत्तर और दक्षिण भारत को भौगोलिक रूप से अलग करते हैं। 1350 मीटर्स, ये आंकड़ा काफी दिलचस्प है। ये सतपुड़ा रेंज की महादेव पहाड़ियों में मौजूद धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है। ये इस पूरे इलाके का सबसे ऊंचा पॉइंट है और सच मानिए इसकी विशालता वाकई हैरान करने वाली है। सतपुड़ा रेंज की बात करें तो ये बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बना एक ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत है और इसका भूगोल बहुत ही अनोखा है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी की रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी है और दक्षिण में तापी नदी बहती है। इसी पर्वत श्रृंखला में मैकाल पहाड़ियों की अमरकंटक चोटी भी मौजूद है, जहां से नर्मदा और सोन जैसी विशाल नदियां जन्म लेती हैं। ये ब्लॉक पर्वत प्राकृतिक रूप से इन नदी घाटियों को क्या बेहतरीन तरीके से तराशते हैं, है ना? हमारी यात्रा का दूसरा भाग पश्चिमी और पूर्वी घाट। प्रायद्वीप के मध्य भाग से अब हम उन किनारों की तरफ बढ़ते हैं जहां ऊंचे पहाड़ मानसूनी हवाओं से सीधे टकराते हैं। सह्याद्री के नाम से मशहूर पश्चिमी घाट तापी घाटी से लेकर सीधा कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी एक निरंतर दीवार की तरह फैला हुआ है। इसकी खड़ी ढलानें दक्षिण पश्चिम मानसून को रोक लेती हैं और इसी वजह से इस इलाके में जोरदार बारिश होती है। अब इतनी भारी बारिश होगी तो नतीजा क्या होगा? बिल्कुल, एक बेहद हरी भरी और समृद्ध दुनिया। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के टॉप 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। और बात सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, यहाँ कुद्रेमुख जैसे इलाके हैं जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए मशहूर हैं, और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जो अपनी कमाल की कॉफी प्लांटेशंस के लिए जानी जाती हैं। और अगर ऊंचाइयों की बात करें तो 2636 मीटर का ये नंबर नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा की ऊंचाई है। नीलगिरी वो खास जगह है जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर आपस में मिलते हैं। भूगोल के नजरिए से ये एक बहुत ही अहम जंक्शन है। जाहिर है, इन ऊंचे पहाड़ों को पार करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए प्रकृति ने कुछ दर्रे या पासेस बनाए हैं। थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट जैसे दर्रे इस इलाके के बहुत महत्वपूर्ण गेटवे हैं। इसके अलावा थोड़ा और दक्षिण में जाएं तो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, जहां अनाईमुडी चोटी स्थित है। और ध्यान रहे, ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारी यात्रा का तीसरा भाग पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब ऊंचे घाटों से उतरकर सीधे समुद्र तल पर चलते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी मैदान बहुत ही संकरे हैं, मुश्किल से 50 से 100 किलोमीटर चौड़े। ये एक निमज्जन तट या जलमग्न तट हैं, जिसका मतलब है कि इनका किनारा समुद्र में डूबा हुआ है।
इसी वजह से ये नेचुरल पोर्ट्स यानी प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी मैदान काफी चौड़े हैं और वहां नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एकदम उत्तर में है महाराष्ट्र और गोवा का कोंकण तट, बीच में आता है कर्नाटक का कन्नड़ या केनरा तट, और सबसे नीचे दक्षिण में है केरल का चौड़ा मालाबार तट। ये तट सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत ही जीवंत संस्कृति बसती है। यहाँ मानसून से पहले जो बारिश होती है उसे आम्रवर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ये बारिश आम और कॉफी की फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। शरावती नदी पर बना मशहूर जोग फॉल्स भी यहीं है। और सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या है? केरल की लैगून झीलें, जिन्हें कयाल कहते हैं। वेम्बनाड जैसी शांत खारे पानी की झीलों में ही हर साल मशहूर नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस होती है। भाग 4 पूर्वी तटवर्ती मैदान। प्रायद्वीप के एक छोर से अब हम दूसरे छोर पर चलते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैला है। पूर्वी तट अपनी चौड़ाई और विशाल नदी डेल्टाओं के लिए जाना जाता है। महानदी द्वारा बनाया गया उत्कल का मैदान, जहां भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का मौजूद है। यहीं पर वो कलाम द्वीप भी है, जहां से हमारे मिसाइल परीक्षण होते हैं। थोड़ा और नीचे दक्षिण की तरफ जाएं तो गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा है, जहां मीठे पानी की कोलेरू झील और खारे पानी की पुलिकर झील है। और आखिर में आता है तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा। इसे इसकी बेतहाशा उपजाऊ जमीन की वजह से दक्षिण का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और अब आखिरी भाग, भारत के द्वीप समूह। चलिए अब मुख्य भूमि को पीछे छोड़ते हैं और समुद्र के बीचों बीच बसे रहस्यमयी और बायोडाइवर्सिटी से भरे द्वीप समूहों की ओर चलते हैं। अंडमान और निकोबार के ये 572 द्वीप दरअसल म्यांमार के अराकान योमा पहाड़ों का ही समुद्री विस्तार हैं। ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने हैं और शायद इसीलिए यहाँ इतने घने सदाबहार वन और इतनी कमाल की जैव विविधता देखने को मिलती है। ये द्वीप समूह सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि मानव इतिहास के नजरिए से भी बहुत अहम हैं। यहाँ कई प्राचीन जनजातियां सदियों से रह रही हैं। अंडमान में निग्रीटो मूल की जनजातियां जैसे जारवा, ओंगे, अंडमानी और सेंटिनलीज का घर है। वहीं निकोबार में मंगोलॉयड मूल की निकोबारी और शोम्पिन जनजातियां रहती हैं। ये हमारी प्राचीन मानव विरासत का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं। अब बंगाल की खाड़ी से निकलकर अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की ओर रुख करते हैं। ये महज 36 द्वीपों का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत समूह है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात बता दूं, जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। 2018 में भारत सरकार ने अंडमान के कुछ ऐतिहासिक द्वीपों के नाम बदले थे। जैसे रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक का स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा। वापस लक्षद्वीप पर आते हैं। लक्षद्वीप की सबसे खास बात इसकी भौगोलिक बनावट है। अंडमान की तरह ये कोई ज्वालामुखी या टेक्टोनिक पहाड़ नहीं है। इसकी पूरी की पूरी नींव प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स पर टिकी है। प्रवाल भित्तियां असल में समुद्र के नीचे छोटे छोटे समुद्री जीवों की कॉलोनियों द्वारा बनाए गए ढांचे होते हैं। जरा सोचिए, लक्षद्वीप का पूरा 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इन्हीं प्रवाल भित्तियों का ही एक अद्भुत चमत्कार है। तो हमारी ये भौगोलिक यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। अरावली के प्राचीन पत्थरों से लेकर घाटों के घने जंगलों और लक्षद्वीप की शांत प्रवाल भित्तियों तक भारत का ये परिदृश्य सचमुच बेमिसाल है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, विशाल पर्वतों से लेकर शांत प्रवाल भित्तियों तक भारत की ये जो अपार भौगोलिक विविधता है, ये हमारे भविष्य और हमारे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कितनी अहम है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।